कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें कौन सी यूनिट चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ लिया था अभी तक, ओम के नियम को पढ़ लिए थे, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जाना था। मैंने बताया था कि वैद्युत परिपथ क्या होता है, एक ऐसा परिपथ जिसमें क्या एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं बुक में जो क्या दिखाता है कि सर्किट में क्या क्या जुड़ा हुआ है, उस परिपथ में क्या है, बैटरी है, सेल है, प्रतिरोध है या अन्य कौन कौन से लोड उसमें जुड़े हुए हैं। तो उन सबको मैं आज दिखा देता हूँ कि उनके सिंबल कैसे बनते हैं। तो मैंने पहले से बना के रख दिया है जिसे बनाने का समय जो है बर्बाद न हो। तो वैद्युत परिपथ में क्या होता है, ये सेल होता है। सेल का काम क्या होता है कि किसी भी प्रतिरोध या कोई भी चीज़ है अगर हम लगाते हैं कंडक्टर वायर, उसमें क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराता है, विभवांतर। अर्थात सेल क्या करता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर लगाता है। और विभवांतर लगाने का मतलब क्या, एक तरफ हाई पोटेंशियल होगा, एक तरफ लो पोटेंशियल, उच्च विभव और निम्न विभव, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो सेल हो गया, तो सेल में एक सिरा क्या होगा, प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस। और इसी सेल को कई सारे सेल जोड़ के अगर कुछ बना दिया जाए, एक से अधिक जब सेल हो जाए, तो जब उनको जोड़ के बनाते हैं तो क्या कहलाती है, बैटरी। अर्थात एक से अधिक सेल से जुड़ा हुआ क्या होता है, बैटरी होता है। ये देखो प्लस माइनस, ये क्या है, हमारी बैटरी। एक से अधिक सेल जुड़े उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होती है, बैटरी होती है। बैटरी के बाद हम लोग जाते हैं कनेक्टिव वायर। जो भी हम सर्किट में कोई भी वायर दिखाते हैं वो कैसे दिखाते हैं, एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, वायर। एक जो है जुड़े परिपथ में क्या, तार को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं। फिर हमने कहा रजिस्टर, प्रतिरोध। जो प्रतिरोध का सिंबल होता है वो क्या होता है, ये प्रतिरोध को हम ऐसे ही दिखाते हैं। और प्रतिरोध को डिनोट कैसे करते थे, आर से। इसका मात्रक क्या होता था, ओम होता था, सबको पता है ना ये। उसके बाद मैंने कहा वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमने कहा प्रतिरोध अलग अलग लगाते हैं तो एक ऐसा प्रतिरोधक बनाते हैं जो क्या होता है, बदलता रहता है, हर क्षण बदले। जो प्रतिरोध 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो हम प्रतिरोध को बदल सके। सर्किट में एक ऐसा सिस्टम फिक्स करते, रेगुलेटर टाइप का, जो उसको घुमाते रहते, प्रतिरोध बदलता रहता है। अब प्रतिरोध बदलने के फायदे देखो, हम लोगों ने ओम के नियम में क्या पढ़ा था, R इक्वल टू क्या होता है, V/I। अब अच्छा मान लो किसी भी सर्किट में कुछ भी करंट फ्लो हो रही, इस सर्किट में मैंने बैटरी के द्वारा क्या फ्लो कराया, करंट को फ्लो कराया। यहाँ पे रेजिस्टेंस ये R जुड़ा हुआ है और इसमें करंट कितनी जा रही, I। और ये बैटरी, ये सेल क्या करेगा, इनके बीच, इनके टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस V लगाएगा तो करंट फ्लो होना चालू होगी, धारा बहना चालू होगी। अब देखो हमने कहा जितने भी ये सेल अगर 1.5 वोल्ट का है तो 1.5 ही का लगाएगा। हमने कहा ये सेल इसमें लगाता है 10 वोल्ट का पोटेंशियल, V कितना लगाया, PD, पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट कराया, 10 वोल्ट का। अगर ये 10 वोल्ट का है, अच्छा 10 कैसे क्रिएट कराता है, ये देखो हम क्या नाम देते हैं कि इधर का सिरा कितने पे है, V पे है, और इधर का कितना, 0, तो V से 0 घटाओ, ये हाई पोटेंशियल और ये लो, तो V से 0 घटाओ, वही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगाया, V का लगाया, ठीक। तो ये वाला 0 पे होता है, ये V पे है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कभी उच्च विभव से करंट कैसे जाएगी, उच्च से निम्न, ठीक। तो ये 10 वोल्ट का मैंने जब लगाया, और हमने कहा 10 वोल्ट के लगाने से इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, कितने एम्पियर की फ्लो हो रही, 5, तो रेजिस्टेंस कितना आया, 2 आया। लेकिन अब हम कहते हैं इसको हम ऊपर ले आए कि धारा किस पर निर्भर करेगी, I देखो क्या होता है, V/R। मैंने कहा ये रजिस्टर मैंने पहले 2 का लगाया था, कितने का लगाया था, 2 ओम का, और वोल्ट कितने का था, 10 वोल्ट का था। अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और रेजिस्टेंस कितने का था, 2, तो करंट कितनी इसमें फ्लो हुई, 5 एम्पियर। अब मैंने कहा इस रेजिस्टेंस को मैंने बदल दिया, वेरिएबल अगर होता मैं बदल देता, 2 से मैंने कर दिया इसको 5। अब जब मैं इसको 5 करूंगा तो पोटेंशियल तो बैटरी जितनी क्षमता थी उतने लगाएगा, 10 वोल्ट, उसमें भरे हुए चार्ज, वो कितने का धक्का देगा, 10 वोल्ट। तो अगर वो केवल 10 वोल्ट ही कार्य करेगा तो उसको नहीं बदल सकते, हमने रेजिस्टेंस को बदला, वेरिएबल है अगर, इसको कर दिया 5। अब बताओ भाग कराओ कितना आएगा, अब करंट हो गई 2 एम्पियर। इसको और बढ़ा दें, 7 कर दें, 8 कर दें, 10 कर दें, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे करंट घट रही। तो हमको क्या दिखा कि जो प्रतिरोध है उसको हम बढ़ाते हैं, जितना नीचे वाला भाग बढ़ेगा I कम होगा, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। प्रतिरोध जितना बढ़ाओगे धारा कम होगी, प्रतिरोध जितना घटाओगे धारा उतना ज़्यादा होगी। तो अगर एक के बढ़ने से दूसरा घटे, कौन सा संबंध, इसका मतलब धारा और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध बढ़ाने से धारा घट जाती है। तो इसी का उपयोग करके घर में जो रेगुलेटर पंखे बनाते हैं ना, धीमा तेज करने के लिए, पंखा धीमा तेज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिरोध को बढ़ाते हैं और सर्किट में धारा का मान कम होते जाता है, तो धारा और पंखा हमारा धीमा होता है। तो प्रतिरोध बढ़ाते जाते हो और पंखा धीमे होता है। तो रेगुलेटर इसीलिए बनाए जाते हैं कि प्रतिरोध को कम और ज़्यादा करे। तो वही वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं और उसको जो
बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रिहेस्टार्ट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, रिहेस्टार्ट, जो क्या करता है, प्रतिरोध को कम और ज़्यादा करता है। फिर ए वायर जॉइंट, अगर दो वायर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक वायर ये जा रहा था, इसमें मैंने दूसरा जोड़ दिया, तार ऐसे जोड़ा, उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाया जाएगा कि जब दो तार को एक दूसरे से जोड़े जाएंगे, संधि तार जिनको कहते हैं। और एक ये बिना संधि के तार, ए वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, अगर एक वायर ये गया, हम दूसरा वायर ले जाना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि इस पे टच ना हो, क्यों, क्योंकि इसमें टच हो जाएगा तो इसके चार्ज इधर जाने लगेंगे, इधर जाने लगेंगे, चार्ज मूवमेंट दोनों तरफ हो जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये ऐसे ही जाए लेकिन इसको टच ना करे, तो उसको दिखाने के लिए ये देखो इसका सिंबल ये कि गया है लेकिन इसको टच नहीं किया, तो इसको क्या कहेंगे, विदाउट कांटेक्ट, कि वायर गया लेकिन उसको बिना टच किए हुए। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, ओपन स्विच है ना। जब हम चाबी लगाते हैं ना, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखो की लगा देते हैं, ये की। तो ये की जब हम क्या करते थे, क्लोज्ड करते थे तो धारा, मतलब स्विच ऑन करते थे तो धारा बहती थी, या हम कहते हैं कि सर्किट क्लोज किए, दो तरीके कहे थे। तो स्विच ऑन करोगे धारा बहेगी, स्विच ऑन में ये बिंदी रहेगी, और आप कर दोगे बिंदी हटा देंगे, ये। ठीक, इसके बाद ओपन स्विच, स्विच को मैंने क्या किया, ओपन किया, देखो ये ओपन है, अब करंट नहीं फ्लो हो रही, देखो। और जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, स्विच क्लोज होने का मतलब ये नहीं, ये सर्किट को क्लोज करना, स्विच मतलब यहाँ पे याद रखना, ये स्विच का मतलब सर्किट ओपन है, सर्किट क्लोज, तो स्विच का मतलब यहाँ सर्किट से लेना। ठीक, यहाँ भी सर्किट से, ये देखिए यहाँ पे अब देखो बिंदी लगाया, इसका मतलब सर्किट पूरा हो गया, धारा बहना चालू हो जाएगी। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, कुंजी चाबी है ना, की। ये कौन सी की है, ये हमारी क्लोज है, और ये कौन सी की है, ओपन। की ओपन है, की क्लोज है। की ओपन होगी तो धारा नहीं बहेगी, की क्लोज होगी तो धारा बहना चालू होगी। ठीक, ये याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद अमीटर, अमीटर किसको दिखाता है, करंट को मेजर करते हैं, धारा मापता है। क्या करता है, अमीटर क्या करते हैं, धारा मापने के लिए क्या लगाते हैं, धारा मापता है। करंट को मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं, अमीटर। बोर्ड में आता है, याद रखेंगे ना, कि धारा मापने के लिए क्या होता है, अमीटर होता है। वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर ये पोटेंशियल विभवांतर मापने के लिए क्या होता है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, विभवांतर को। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किसी भी परिपथ में अमीटर को किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे। अभी आगे श्रेणी क्रम सीरीज पढ़ेंगे, और इसको जोड़ने के लिए हम लोग समांतर क्रम, अभी आप लोग सीखेंगे समांतर सीरीज क्या होता है। ठीक, और ये गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर भी क्या, किसी भी सर्किट में अगर थोड़ी सी भी करंट बहे तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है, ये सुई हिलने डुलने लगती है, उसके लिए क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। अब इसके बाद हमने सीख लिया था ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम में क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग ओम का नियम पढ़ ही चुके हैं। अब ऐसे कुछ सर्किट होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उनको क्या कहेंगे, ओमी परिपथ कहलाते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनओमी परिपथ कहलाते हैं। ठीक है, तो ओम के नियम का सत्यापन आप लोग पढ़ना हो तो थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है, ना बोर्ड में पूछा जाएगा, लेकिन अगर जानने के इच्छुक है तो मैं कराए दे रहा हूँ कि ओम का नियम पढ़ चुके हैं। तो ओम के नियम से कुछ परिपथ ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं और कुछ नहीं करते। जो पालन करेंगे वो ओमी परिपथ कहलाएंगे, जो परिपथ सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा ना, जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनोमी कहलाएगा। ओम के नियम का पालन करने के लिए V/I हमेशा एक जैसा रहे तब कहेंगे ओमी है, और V/I बदल जाए तो अनोमी है। V/I एक जैसा होने का मतलब ही क्या होता है, कांस्टेंट रहे, और वो कांस्टेंट कितना होता है, R। और अगर ये नो चेंज तो हम क्या कहेंगे, परिपथ हमारा क्या है, ओमी है। परिपथ हमारा क्या होगा, परिपथ हमारा ओमी होगा। ठीक, और अगर ये बदल जाए V/I पूरा बदल जाए तो क्या बदले, तो हम कहेंगे क्या है, अनओमी है, अनओमी परिपथ। ठीक है, तो ओमी होना अनओमी होना ये किस पर डिपेंड करता है, एक मिनट। तो अनोमी परिपथ कौन से होंगे, जो ओम के नियम का पालन ना करें, V/I हमारा क्या हो जाए, बदल जाए। अच्छा देखते हैं कैसा होता है। हम एक सर्किट बना लेते हैं, एक जो है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, वैद्युत परिपथ बना लेते हैं। ये हमारा, ये नीचे हमने क्या लगा दी, बैटरी। बैटरी क्या होती है, जिसमें एक से अधिक सेल जुड़े हों। हमने यहाँ पे की लगा लिया, ये की में क्या, ये जैसे इसको लगा देंगे तो की क्या हो जाएगा, क्लोज हो गई, सर्किट क्लोज होगी और धारा बहना चालू हो जाएगी। तो धारा बहना ना बहना किस पर डिपेंड करता है,
फिर मैंने कहा एक रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है और ये रेजिस्टेंस कितना है, R है। और इसमें करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, अमीटर लगाया है। क्या लगाया है, ये अमीटर भी लगा दिया। अमीटर को मैंने इसमें सीरीज में जोड़ा है। और अगर इसके बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ इसको मेजर करना तो हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर आप लोग सिंबल तो सब पहचान ही गए सर्किट के। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें जोड़ते हैं। जोड़ने के पहले हम लोग एक ऐसा सिस्टम लेते हैं कि रेजिस्टेंस कैसा हो, वेरिएबल हो। ये किसको दिखाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। ये एक तरीका ये होता है बनाने को। और दूसरा हम इसको ऐसे भी बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, ये ऐसे रेजिस्टेंस दिखाया और ये जब एरो आती है ऊपर से ये इसके ऊपर ऐसे चलती हुई दिखाते हैं कि इसमें हम इसको इधर आगे पीछे करेंगे और जैसे आगे पीछे करेंगे रेजिस्टेंस हमारा बदलेगा। तो इतनी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ से रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं। रेजिस्टेंस बदलने का मतलब क्या बदलेगा, यहाँ से आर को बदलेंगे, आर बदलेगा। आर कहाँ से बदलेंगे, ये रिहेस्टार्ट लगा हुआ है, इस रिहेस्टार्ट से हम आर को बदल लेंगे। ठीक, बैटरी लगी हुई, बैटरी से क्या कराएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराएंगे। यहाँ पे वी होगा, जीरो होगा, टोटल बनाएगा। वी का जीरो से डिफरेंस लेंगे और ये कितने का डिफरेंस आएगा, वी, यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बनेगा। और हमारे सर्किट में क्या चालू हो जाएगी, करंट बहना चालू हो जाएगी। ठीक, और हम आर से बदल सकते हैं। तो हमने कहा वी को हम वी नहीं बदल सकते, जितनी बैटरी लगाओगी उसका वी माइनस जीरो, वी फिक्स हो गया, वी कभी नहीं बदलेगा। बदल क्या सकते हो, आर बदल सकते हो। तो हमने क्या देखा कि हम जब आर को बदलते हैं, हमने वी आई को हमने देखा था किस पे डिपेंड करता है, वी अपान आर। आर को बदलने से आई बदल रहा था। 10-5 मैंने देखा था कि आई कब बदलता था, जब आर को कम ज़्यादा करते। आर ज़्यादा होता था, आई कम, और आर को हम कम करते थे तो आई ज़्यादा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते। तो मैंने यहाँ नियम क्या बना लिया था कि धारा आई उसके प्रतिरोध के क्या होती है, प्रतिरोध आर के क्या होती है, के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, क्या होती, व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या होता है, 1/r। ये रिलेशन याद करेंगे, आर बढ़ेगा या घटेगा उसके ऊपर ये डिपेंड करता है हमारा। ठीक, तो I और V I इक्वल टू V अपान आर। आर को बदलने से हम लोग क्या कर लेते हैं, I को बदल सकते हैं। अब मैंने इसको ग्राफ में दिखाना है मुझको। ग्राफ सबको पता है, एक्स वाई हम ग्राफ में दिखाते हैं। तो ग्राफ में कैसे दिखाया जाता है, तो देखो ये यहाँ पे जीरो पे रखते हैं और हमने कहा इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, इधर क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। और इधर क्या बढ़ते हुए हम दिखाएंगे, करंट को बढ़ते हुए दिखाएंगे। इधर क्या बढ़ेगा हमारा, करंट। यहाँ दोनों जीरो, ग्राफ सबको पता है ना, 0 0, इधर प्लस और इधर प्लस में क्या, करंट। माइनस दिखाना ही नहीं क्योंकि हमको यही ग्राफ चाहिए। तो मैंने कहा जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं लगाया, बैटरी नहीं लगाई, मतलब की क्या थी, जब ओपन थी, मतलब ओपन का मतलब ये सर्किट हमारा क्लोज ना होता, सर्किट हमारा क्लोज ना होता। तो जब सर्किट क्लोज ना होता तब हमारा क्या होता कि सर्किट क्लोज ना होता तो करंट ना बहती। और जैसे सर्किट को पूरा किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने का मतलब ये ना कहना, स्विच ऑन होने का मतलब सर्किट क्या होना, सर्किट का क्लोज होना। ठीक, स्विच ऑन मतलब सर्किट क्लोज, ये याद रखेंगे। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करेंगे सर्किट क्लोज होगा, करंट बहना चालू होगी। और जब हम स्विच ऑफ रखते हैं तो हमारा सर्किट क्लोज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा पोटेंशियल कितना होता है, 0। उस समय यहाँ 0 पे होगा। और ये देखो, इसको हम x कर लें, ये y कर लें, x पे क्या है, v। और जब v 0 तो I हमारा 0 ही होगा। क्यों, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट नहीं बहेगी। ठीक, तब तक करंट हमारी फ्लो नहीं होगी। तो v 0 तो I भी तुम्हारा क्या, 0। हम अगर इनको ग्राफ में दिखाना चाहें तो दिखा सकते थे। हमने क्या क्या बनाया, हमने कहा वी आई और यहाँ पे वी अपान आई। अच्छा, वी अपान आई किसको दिखाता, आर को ही तो दिखाता। हमने कहा जब बैटरी नहीं लगाई, स्विच तुम्हारा क्या था, स्विच ऑन नहीं किए थे, आप था, तब वी 0 था, वी 0 था तो आई तुम्हारी 0 थी। और तब हमारा करंट कोई फ्लो हो नहीं रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने कहा उसके बाद, अब हमने कहा कि उसके बाद जब मैंने करंट को फ्लो कराया, वी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट कराया। मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया यहाँ कितने वोल्ट का, 10 वोल्ट का। कितने का, 10 वोल्ट का। और उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हुई 5 एम्पियर। कितने एम्पियर की, 5। तो हम वी अपान आई करेंगे, वी अपान आई करोगे तो क्या करोगे, 10/5, 10/5 करोगे, कितना आया, 2 आया। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया, जितना विभवांतर बढ़ाते जाओगे धारा बढ़ती जाएगी।
20 किया तो ये तुम्हारा कितना हो गया करंट बढ़ के 10 हो गई। मैंने 20/10 किया, फिर 2 आया, फिर मैंने इसको और बढ़ाया 30 कर दिया, करंट तुम्हारी हो गई 15 हो गई। और फिर इसका मैंने डिफरेंस निकाला और ये कितना आ रहा है 2 आ रहा। फिर मैंने इसको और बढ़ाया। मैं क्या देखते जा, सब कहाँ प्रैक्टिकल हो रहा, प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में हम बैठ के, मान लो लैब में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसको मैंने 40 किया और ये 20 हो गई। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं इसका जब दोनों का रेशियो निकालता हूँ, अनुपात निकालता हूँ, ये नहीं बदल रहा। मैं हर बार जब भी रेशियो को देखता जाता हूँ वो 2 2 2 2 आ रहा है, और यही 2 क्या है, आर कांस्टेंट। और हमने सीखा था कि क्या होती है कि v बढ़ने से i बढ़ेगी, v बढ़ने से i बढ़ेगी, v बढ़ने से i बढ़ेगी, v बढ़ने से i बढ़ेगी। किसने बताया था, सर जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। लेकिन क्या कहा था, v/i फिक्स होगा, v/i 2 ही आ रहा है, v/i 2, v/i 2, v/i 2, ये नहीं बदला। तो यही तो कांस्टेंट है, ये किसने दिखाया। तो इसका मतलब v/i फिक्स, ये नहीं बदल रहा। तो ये कौन सा परिपथ होगा, ओमी होगा। कौन सा परिपथ होगा, ये ओमी होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ओमी परिपथ कहेंगे। तो ओम के नियम का ये सत्यापन हो रहा है, ओमी परिपथ, ठीक। मैंने वोल्टेज वोल्टेज नहीं सॉरी रेजिस्टेंस बदल के बार बार देखा ना, क्या होता था ये ऐसे। और मैं सर्किट में धारे के मान को क्या कराता गया, बढ़ाता गया, धारा के मान को क्या कराता गया, बढ़ाता गया। तो मैंने क्या देखा, ये 0 था, फिर मैंने कहा पोटेंशियल बढ़ाकर कितना किया, 10 कर दिया, पोटेंशियल बढ़ाकर कितना कर दिया, 10। फिर जब तुमने पोटेंशियल बढ़ाकर 10 किया तो करंट कितने एम्पियर की भाई, 5 एम्पियर। फिर इसको कितना किया, 20 30 40 ऐसे बढ़ाते गए। ये कितना हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, फिर 20 हुआ, ऐसे बढ़ेगा। 50 करोगे 25 हो जाएगा। तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने इसको ग्राफ में बनाया, ग्राफ में सबको पता परपेंडिकुलर मिलाते हैं ऐसे ना, ऐसे। फिर 10 वाला मिलाया तो मैंने इसको ऐसे मिलाया, तो जहाँ पे काटते हैं उनको ये। फिर मैंने देखा इसको ऐसे किया, और फिर ये कहाँ काट रहा था, ये पॉइंट थे जहाँ पे काटते जाते हैं। नियम क्या है मिलाने का, फिजिक्स ग्राफ में, आप लोग ग्राफ में बचपन में बहुत सीखा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे। फिर मैंने इनके इन कटान बिंदुओं को मिलाया तो मैं क्या देखता हूँ, एक सीधी स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती। और यही स्ट्रेट लाइन किसको दिखाती, इसके रेजिस्टेंस v/i को ही तो दिखा रही। ये किसको दिखाती है, v/i। ये कैसी प्राप्त होती, एक सीधी सरल रेखा। कैसी प्राप्त हुई, सीधी सरल रेखा। अर्थात v/i कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा है। तो कैसा होगा, ये हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसका प्रतिरोध, ठीक है। और कैसा है, फिक्स है, ये नहीं बदल रहा है। v बदलेगा, i बदलेगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। तो हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीख लिया, कैसे क्या काम करते हैं ये जान गए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो सर्किट होते हैं, रेडियो होता है, टीवी होता है, इनमें बहुत सारे सर्किट के अंदर क्या होते हैं, प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस। और ये सीरीज में अलग अलग तरीके से जुड़े हुए होते हैं। और कैसे जुड़े होते हैं, इनका अध्ययन हम लोग करते हैं कि जो ये प्रतिरोध होते हैं, इनका संयोजन कैसे कैसे होता है। तो प्रतिरोधों के संयोजन को सीखेंगे कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसको क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। प्रतिरोध कैसे जोड़े जाएंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखो प्रतिरोध 2 तरीके से जोड़े जा रहे हैं, और उन्हीं दोनों को फिर उसके बाद उन दोनों को जोड़ते हैं तो वो मिक्स होता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन कैसे कैसे होता है, मुझको हम लोगों को पता हो चुका है कि रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है वो बनाना आता है। मैंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस थे, और ये ऐसे, ये इनके क्या हैं, टर्म्स हैं, पॉइंट, सिरे हैं। तो मैंने कहा ये एक प्रतिरोध है, इसके 2 सिरे हैं, एक ये हो गया, दूसरा ये 2 सिरा हो गया। मेरे पास एक दूसरा रेजिस्टेंस रखा हुआ था ऐसे, ये हो गया। इसका मैंने कहा ये मेरा रेजिस्टेंस R1 था, ये R2 था, इसका भी 2 पॉइंट्स हो गए। फिर मेरे पास एक रेजिस्टेंस और ऐसे पड़ा हुआ था ये, और मैंने क्या देखा, ये मेरा रेजिस्टेंस, मैंने क्या कहा, ये 3, सबके 2 पॉइंट्स हैं। ये देखो ए बी नाम देते, या मैंने कहा ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। अब इसको मैंने कहा, क्या कहा कि मैं पहले रेजिस्टेंस को लेके आया और यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैंने इस वाले को उठाया, पहले वाले को,
और ऐसे मैंने इसको जोड़ा, तो इसका पहले का ये क्या हो गया, पहला सिरा हुआ। फिर मैं क्या देखता हूँ, पहले वाले का ये कौन सा सिरा है, दूसरा। इसमें मैंने क्या किया, ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस को उठाया, इस दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पहले सिरे को ऐसे उठा के यहाँ ला के रख दिए और ये जुड़ गया। देखो ये ऐसे ही तो जुड़ा। तो मैंने क्या किया, पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को ना, पहले वाले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को दूसरे वाले रेजिस्टेंस, दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले से जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, ये तीसरा रखा हुआ था ऐसे, मैंने इसको लाके यहाँ पे जोड़ा और मैंने क्या किया, तीसरे वाले के पहले को दूसरे वाले प्रतिरोध के कौन से सिरे को, दूसरे सिरे को तीसरे वाले के पहले से जोड़ दिया ऐसे। तो मेरे पास कितने रेजिस्टेंस हो गए, 3। और जितने भी जोड़ना चाहते ऐसे जुड़ सकते थे। तो मैंने क्या किया, और इसको मैंने सर्किट से ऐसे बना लिया, ठीक। फिर मैंने बैटरी लगा दी, ये ठीक, मैंने इसको बैटरी से जोड़ दिया। कितने रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो होगी प्लस से माइनस आई, और ये मेरा पहला रेजिस्टेंस R1 R2 R3। तो देखो क्या किया मैंने, पहले प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इस प्रकार जोड़ते चले गए जितने आएंगे। फिर मैंने क्या किया, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के प्लस से और अंतिम प्रतिरोध के किस सिरे को, ये पहला तो ये दूसरा होगा, अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को क्या किया, बैटरी के Z टर्मिनल या माइनस वाले सिरे से जोड़ दिया। इस प्रकार का जब मैंने संयोजन किया तो इस संयोजन को हम कहते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। टार्च में सेल डालते जाते ऊपर से नीचे, उसमें कितने सिरे होते हैं, प्लस माइनस ही तो होते हैं। हम क्या करते हैं, देखो ये प्लस था ये माइनस था, फिर मैंने एक सेल था मेरा, फिर ये देखो मेरे पास 3 सेल थे, प्लस था माइनस था प्लस था माइनस था। हम क्या करते, प्लस माइनस ऐसे इसको अंदर डाला, मैंने कहा नीचे प्लस गया ऊपर माइनस आया। फिर मैं क्या करता हूं, इस पे दूसरे वाला मैंने से लिया, इसका ये प्लस इसके माइनस से मैंने जोड़ा। फिर इसके बाद जब माइनस से जुड़ा तो इसका जो है माइनस कहाँ है, ऊपर है, मैंने क्या किया, इसके माइनस को इसके प्लस से ऐसे जोड़ दिया। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले से, दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से, इस प्रकार जब जोड़ते चले जाते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों में से तो जोड़ते हो आप लोग, देखो ये सेल के 2 टर्मिनल होते हैं प्लस माइनस, पहला अंदर जाता है, फिर पहले के दूसरे वाले को दूसरे के पहले से, फिर दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से, ऐसे जोड़ते चले जाते। 3 सेली, कभी कभी 5 सेली आती थी तो क्या करते थे, ऐसे उठाते थे, फिर एक और ले आते थे, उसको भी जोड़ देते थे। 3 पहले मान लो जुड़े हुए होते, ऐसे जुड़े थे सब। फिर चौथा क्या करते थे, इसके तीसरे वाले के दूसरे को चौथे वाले के पहले से जोड़ देते हैं। इस प्रकार जोड़ते गए, फिर क्या होता था, ये आखिरी वाला सिरा उसी बैटरी ऐसे पीछे सर्किट से जुड़ा होता था, ऐसे ऑन ऑफ करते थे, ठीक, गुड। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो हमने ये देखा। अच्छा इसमें देखो एक चीज कि यहाँ से मैंने बैटरी लगाई, इनके बीच क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। अगर ये कितने पे होता, ये हमारा V पे होता और ये 0 पे होता, तो ये इनके टर्मिनल पॉइंट्स पे कितने का पोटेंशियल डिफरेंस लगाता, A और B के बीच। सबको पता है टोटल के बीच कितना लगाता, V तो लगाता, टोटल के बीच कितना लगाता, V लगाता। हमने बैटरी से लगाया, V कब लगता है, हमने कहा ये V था ये 0 था, डिफरेंस लेते V - 0 = V, यही तो लगता है। बैटरी यही होती है, ऐसे ही तो काम करती। बैटरी काम कैसे करती, इधर से चार्ज को ऐसे एनर्जी दी, चार्ज गया, एनर्जी खत्म, यहाँ तक की आता है, फिर अंदर चार्ज एनर्जी प्राप्त करता है, फिर भागता है ऐसे, और बैटरी इनको ऐसे इसमें दौड़ाती रहती। लेकिन याद रखना कि चार्ज यहीं सब मौजूद होते हैं, ये केवल उसको एनर्जी देती है, और वो एनर्जी देने के लिए क्या करती है, इनको मूवमेंट कराने के लिए केवल एनर्जी देती है, चार्ज नहीं देती। तो बैटरी कभी आवेश प्रदान नहीं करती, केवल आवेशों को चलने की क्या देती है, एनर्जी देती। साइकिल देखिए, चेन क्या करती है, हम पैडल खींचते जाते हैं, चेन चलती रहती है। लेकिन क्या ये बताओ, तुम खुद उसको जो है चेन के माध्यम से खुद चलाते हो, नहीं, केवल क्या देते हो, चेन चलने के लिए एनर्जी देते हो, ठीक है, गुड। तो हमने क्या देखा कि R1 R2 और ये हमारा क्या हो गया R3। इसमें जितनी हम कहेंगे चार्ज चलना चालू होंगे, जितने चार्ज यहाँ से 100 चार्ज ये
इसके अंदर 100 चार्ज मूव कर रहे हैं मान लो, तो ये 100 मूव किए, 100 यहाँ तक पहुँचेंगे। अब ये 100 ही जाएगा और जितने चार्ज चलेंगे हम कहेंगे आवेश चलना चालू करते हैं तो क्या बहती करंट तो आई गई। जितने 100 यहाँ से गए तो 100 यहाँ से भी जाएंगे, 100 यहाँ से भी जाएंगे, 100 आवेश पूरे से होकर जाएंगे। तो अगर इसका मतलब 100 ही जाएंगे तो क्या आवेश कहीं बदले पूरे से? क्यों? क्योंकि कहीं भी आवेश स्टोर नहीं होगा। तो जितने भी जाएंगे टोटल उतने ही निकलेंगे, यहाँ से जितने गए उतने ही ऐसे चलेंगे। तो इसका मतलब जितने आवेश गए वो कहीं नहीं बदले तो करंट नहीं बदलेगी। तो आई जितनी यहाँ से जाएगी उतनी यहाँ भी रहेगी और उतनी ही आई यहाँ रहेगी। तो मैंने क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कैसी है? एक जैसी। कैसी है? एक जैसी। लेकिन मैंने कहा कि इनके बीच जो मैंने वर्क किया, ये रेजिस्टेंस अलग था, इसके बीच करंट को ले जाने में तुमको वर्क करना पड़ेगा, इसके बीच करंट को ले जाने में वर्क करना पड़ेगा, इसके बीच। क्यों? क्योंकि तुमको पता है प्रतिरोध क्या करता है? धारा का चलने का विरोध करता है। और चलाने के लिए मुझको चार्ज चलाना है उसके अंदर, मैं क्या करूंगा? मैं जबरदस्ती चलाऊंगा। जबरदस्ती कौन चलाएगा? बैटरी चलाएगा। बैटरी उसको जबरदस्ती धक्का देगी। तो हम बैटरी को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो इसका अलग, और चूंकि जितना भी चार्ज को ले जाने में वर्क करते हैं वो उसका क्या होता है? वहां के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो इनके टर्मिनल्स, इनके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इनमें वर्क तुमको अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध अलग है तो एक जैसा वर्क होगा ही नहीं। तो यहाँ कुछ अलग वर्क करोगे तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। लेकिन तुमने सिरों के बीच टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया? V लगाया। तो टोटल तो V होगा, लेकिन अलग अलग तुमको अलग अलग वर्क करना पड़ा तो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज को चलाने में तुमने अलग अलग वर्क किया। वर्क अलग अलग है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? अलग अलग होगा। और मैंने कह दिया कि मैंने पहले के बीच यहाँ आई जा रही, यहाँ भी आई जा रही, यहाँ भी आई जा रही। मैंने कहा पहले के बीच विभवांतर V1 था, दूसरे में V2 था, तीसरे में V3। क्यों? क्योंकि हमको पता है हम सबको अलग अलग वर्क कराएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर उनका क्या होगा? अलग अलग होगा। फिर मैंने कहा V1 V2 और ये क्या थे? V3 थे। इसके बाद हम देखते गए, मैंने कहा ये लेकिन टोटल कितने के बराबर होगा? हमने कहा टोटल तो मैंने कार्य कितना, मैंने यहाँ से कितना करवाया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराया, V कराया। तो V किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल हो जाएगा। तो हमको ये पहले मैं लिख लेता हूं कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पहला कौन सा संयोजन होगा? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। कौन सा संयोजन होगा? श्रेणी क्रम संयोजन होगा। श्रेणी क्रम संयोजन इसको कहता है, क्या कहते हैं? इन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सीरीज। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? प्रतिरोधों के, ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर क्या कहते हैं? दूसरे प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले प्रतिरोध के मैंने क्या लिखा? पहले प्रतिरोध को मैंने क्या लिखा? पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, मैं दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे, यहाँ लिखो तीसरे प्रतिरोध के पहले, ऐसे जोड़ते पहले सिरे से ना। देखो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले से, दूसरे के दूसरे को तीसरे के पहले से, फिर पहले के पहले को और अंतिम वाले के अंतिम सिरे को क्या करते हैं? बैटरी से जोड़ते हैं। और अंत में पहले प्रतिरोध के पहले और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के धन और ऋण से ना, धन और ऋण
सिरे से, धन ये माइनस है और ये प्लस, सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का संयोजन कौन सा संयोजन कहलाएगा? श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी, इस प्रकार का संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो मैंने इसे लिख लिया। हमने क्या देखा? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा कैसी होती? समान होती। हम क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान बहती है। धारा समान हमको दिखा, चार्ज नहीं बदलते हैं। धारा कैसी बहती है? समान बहती है। सब में धारा वही गई, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर कैसे अलग होता है? आप लोग पढ़ लिए, अलग अलग वर्क करना पड़ता है। विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि इनके बीच का कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। कुल विभवांतर कितने के बराबर होगा? तो कुल विभवांतर कितना होगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, मैंने तीन ही जोड़े थे, तो इन तीन के बीच में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमने कहा कि अगर अलग अलग था, यहाँ पे V1 निकालना हो तो आपको ओम के नियम से, चूंकि ओम का नियम क्या होता है? I इक्वल टू V अपान क्या होता है? R। तो I1 निकालोगे। यहाँ से हम अगर क्या निकालें? V1 निकालें, तो V इक्वल टू क्या होता है? I R होता है। तो V इक्वल टू यहाँ पे पहला R1 है, करंट एक ही जैसी है। फिर V2 निकालना हो, I R2, और V3 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? I R3। तो मैंने ऐसे ऐसे देखा, यहाँ से V1 V2 V3 निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि अगर मैंने निकाला V1 निकाला कितना? V1 यहाँ से निकाल सकते थे, निकाला कितना आ रहा है? I R1 आ रहा है। V2 निकाला कितना आ रहा है? I R2 आ रहा है। V3 निकाला कितना आ रहा है? I R3। मैंने देखा कि यहाँ पे सब में कॉमन क्या है? I कॉमन है। I को मैंने कॉमन लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। I को इधर भेजा तो ये क्या हो गया? V अपान I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, ये V क्या था? इनके बीच कितना पोटेंशियल लगाया है, ये हो गया। और I क्या है? इनके बीच कितनी करंट बह रही। तो मुझको क्या नजर आया कि ये अगर V और I बह रही हो तो इसके लिए एक अलग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले सकते थे कि जो तीनों के इक्वल के बराबर होता है। तो मैंने कहा ये V अपान I किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। V अपान I, देखो R निकालते क्या होता है? V अपान I। तो मुझको क्या दिखा? R इक्वल टू V अपान, देखो मैंने लिखा था, यहाँ ले जाओ, चूंकि R इक्वल टू V अपान I। या मैं ऐसे भी कह सकता था कि अलग अलग प्रतिरोधों को हटाते और इनकी जगह एक ऐसा प्रतिरोध लगाते जो इनके टोटल के बराबर होता। तो मैंने कहा कि R इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, इससे पता भी चलता है कि जो ये R है टोटल वाला, ये अलग अलग के क्या? ऐड के बराबर है। इसका मतलब जब मैं सीरीज में जोड़ता हूं तो उनके रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं? ऐड अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। कि अगर यहाँ पे 2 ओम का लेते, ये तुम्हारा 2 ओम होता, ये 3 ओम होता और ये 5 ओम होता, तो टोटल निकालते, टोटल R करते तो कितने बराबर होता? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब 2 3 5 5 10, अर्थात श्रेणी क्रम में क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के तुल्य, मतलब इक्विवेलेंट, इनका टोटल उनके अलग अलग प्रतिरोधों के क्या होता है? योग के बराबर होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वजह से मैंने इसका यहाँ पे E लगा देते। E क्या दिखाता? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अर्थात तुल्य प्रतिरोध, अर्थात श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है ना, के योग के बराबर होता है। ठीक, गुड। अच्छा, मान लेते कि यहाँ पे 3 थे, हम कहते बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े होते। कितने जुड़े होते? R इक्वल टू क्या होता? ये बहुत सारे जुड़े होते, R और सब एक जैसे होते।
n जुड़े होते। कितने? n। तो अगर n जुड़े होते तो सीरीज में n जुड़ने का मतलब कैसा? देखो इसका नियम ये है, कितने जुड़े होते? n। अगर सोचो 1 1 2 जुड़ा हुआ है तो कितना हुआ? 2 × 1, 1 1 1 कितने जुड़े? 3, तो 3 × 1। तो हमको ऐसे क्या नजर आया? 1 1 1 डॉट डॉट कहाँ तक जुड़े हुए? n तक। तो हम क्या कहते थे? n × 1। तो हमको ऐसे नजर आया। तो अगर हम कहते हैं यहाँ r जुड़े हैं तो क्या होता? 2 × r। 3 r जुड़े तो 3r। अगर ऐसे n r जुड़े हुए तो n × r। तो अगर n तक जुड़े हैं तो हम क्या कहेंगे? r = किसके इक्वल हो जाएगा? n × r। निकालने में फायदा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं यहाँ पे 2-2 ओम के 20 जुड़े हुए हैं तो हमको नहीं करना पड़ता, अलग अलग जोड़ना पड़ता 20 तक। हम क्या कहते हैं? 20 को केवल किससे मल्टीप्लाई? उस एक वाले को। तो 20 दूना 40। हम लोग टोटल उसका क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ से इसका ये फायदा हो जाता है। तो श्रेणी क्रम हमको समझ में आया कि श्रेणी क्रम कैसा होगा, जिसमें उनका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर श्रेणी क्रम में हम रजिस्टेंस को जोड़ रहे हैं प्रतिरोधों का, तो उनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? समांतर क्रम संयोजन करते हैं। क्या करेंगे? समांतर क्रम। अब इसके बाद हम लोग समांतर जोड़ेंगे। तो अगला हम लोग क्या देखेंगे? समांतर क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा संयोजन पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन। ठीक, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होगा? इन पैरेलल इसको कहते हैं, पैरेलल। ठीक, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समांतर रेजिस्टेंस का हम लोग कौन सा संयोजन सीख रहे हैं? समांतर क्रम इन पैरेलल। इसको पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, याद रखना होगा तो रख लेना। इसको पार्श्व क्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम। ठीक, ऐसे पार्श्व संयोजन। ठीक है, पार्श्व संयोजन। तो हम लोग अब इसको कैसे जोड़ते हैं? हमने कहा कि इसमें कैसे रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं। इनमें हम क्या करते हैं? अलग अलग रेजिस्टेंस को उठाते हैं और उनके प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका हम लोग क्या करते हैं? बदल देते हैं। तरीका कैसे? हमने कहा कि इनमें रेजिस्टेंस के प्रतिरोधों को एक सिरे को एक तरफ से और अंतिम सिरे को दूसरे तरफ से, मतलब प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक तरफ से और प्रतिरोधों के सारे प्रतिरोध जितने भी होते हैं उनके दूसरे सिरे को एक तरफ से जोड़ते हैं। देखो मैंने कहा हमारे पास एक रेजिस्टेंस था ये, और इसका ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। मैंने कहा फिर इसी में इसके दूसरे वाले मैंने एक दूसरा रेजिस्टेंस लिया और इसका भी मैंने देखा क्या कि पहला एक ही तरफ से जुड़ा हुआ है। फिर मैं देख रहा हूँ तीसरा एक रेजिस्टेंस लिया और इसका भी क्या देख रहे हैं हम लोग कि पहले सब किससे जुड़े हुए हैं? ये ऐसे देखो, सबके पहले एक तरफ से, इसका भी पहला एक तरफ से, सबके पहले एक तरफ से, सबके दूसरे तरफ से, और फिर इनको बैटरी से जोड़ते हैं। किसको? मतलब सबके प्रतिरोधों के पहले सिरे को बैटरी के प्लस से और सब प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को बैटरी के किस टर्मिनल से? जेड टर्मिनल से ना, माइनस से। इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। तो हम क्या लिख लेंगे? समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक तरफ से तथा दूसरे तरफ से है ना, दूसरे सिरे दूसरी तरफ से और फिर बैटरी के क्या? प्लस कामा माइनस से जुड़े होते हैं। ऐसे लिख लेना। ठीक है, भाषा के साथ अच्छे से। दूसरे बैटरी के प्लस और माइनस से जुड़े होते हैं। देखो फिर इनको प्लस से जोड़ा, इधर को माइनस से। जैसे ही तुम क्या करोगे? बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराओगे। ये V पे होगा, ये 0 पे, इनके बीच का यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा। मान लो इन पे लगाता है कितना? ये सिरा A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे कितना लगाएगा? इसके कारण V लगेगा। इधर 0 होगा तो V 0 कितना हो जाएगा? V - 0 कितना आया? V। हम कहते हैं पहले पे कितना लगा हुआ, तो पहले पे कितना इधर से लगा है? V। ये 0 तो कितना आया डिफरेंस? V। दूसरे पे देखो कितना लगा है? V। और ये 0 तो दूसरे पे कितना लगा है? V। तीसरे पे देखो, पहले पे V, तीसरे वाले पे, और ये 0 तो डिफरेंस कितना लगोगे? 0। तो हमको क्या नजर आ? सब में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है? एक जैसा है।
रजिस्टेंस पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3। हमने कहा यहाँ से 100 चार्ज चलना चालू हुए, वो 100 चार्ज अगर मूव करेंगे, मूविंग चार्ज ही क्या कराते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं, गतिमान आवेश करंट धारा बहती गतिमान आवेश के द्वारा। तो जैसे ही मूविंग चार्ज करंट को फ्लो कराएंगे और यहाँ पे 100 गए, लेकिन अब 100 को यहाँ पे कितने रास्ते नजर आए, 1, 2 और 3। जैसे आपको स्कूल जाना है, 100 बच्चे निकले, एक को रास्ता ये ऐसे ऐसे 3 रास्ते मिल गए, और पहले चले कहाँ से थे, एक रास्ते से, यहाँ से 100 बच्चे। तो 100 जब बच्चों को जाना है तो वो क्या करेंगे, कुछ इधर से जाएंगे, कुछ इधर से जाएंगे, कुछ इधर से, लेकिन जब यहाँ पहुँचेंगे तो टोटल पहुँचेंगे तो 100 ही। तो यहाँ भी 100 जाएंगे, कुछ इधर से निकल जाएंगे चार्ज, कुछ इधर से निकलेंगे, कुछ इधर से, लेकिन अंततः जब निकलेंगे कितने, 100। तो यहाँ से I जो है करंट बटेगी, किस में बटेगी, हमने कहा यहाँ I1 चली गई, यहाँ I2 चलेगी और यहाँ I3 चलेगी, लेकिन जब निकलेगी तो कितनी निकलेगी, I। क्यों, क्योंकि आखिरी में कितना उनको जब मिलना है तो वो वही हो जाएगा। तो इनको जब रास्ते अलग अलग मिले तो चार्ज क्या हो गए, सब में अलग अलग तरीके से गए। कैसे अलग अलग जाएंगे, किस पर डिपेंड करेगा, इनके रजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जिसका रजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो धारा, अच्छा ये समझ सकते हैं हम लोग, जिसका अगर ये ज़्यादा होगा तो यहाँ करंट कम जाएगी। क्यों, क्योंकि जहाँ का प्रतिरोध ज़्यादा होता है वो धारा के आने के मार्ग का ज़्यादा विरोध करेगा, तो जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा धारा कम जाएगी। यहाँ पे अगर ये और ज़्यादा होगा तो और कम जाएगी, तो अगर ये कम होगा तो यहाँ ज़्यादा करंट सप्लाई होगी। तो करंट किसमें कितनी जाएगी ये किस पर डिपेंड करता है कि ये प्रतिरोध कैसे कैसे हैं। जहाँ प्रतिरोध ज़्यादा होगा वहाँ धारा कम होगी, लेकिन टोटल I वही होगा, जो यहाँ जितनी जाएगी उतनी निकलेगी। 10 एम्पियर की करंट गई तो 10 अलग हो जाएगी, 2 गई, 3 गई, 5 गई, लेकिन टोटल निकलेगी कितनी, वो 10 ही निकलेगी। ठीक, हमने क्या देखा, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता लेकिन धारा बढ़ जाती। सीरीज में हमने क्या देखा था कि धारा सब में समान रहती, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारा अगर बढ़ रही है तो समांतर संयोजन होगा, धारा अगर एक जैसी है तो कौन सा होगा, श्रेणी क्रम होगा। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता था, हमने इसमें देखा विभवांतर कैसा, हमने अभी समझ भी लिया ना। यहाँ विभवांतर हमको कैसा नजर आया, यहाँ विभवांतर समान। अतः समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और धारा का बंटवारा हो जाता है, धारा का क्या होता है, बंटवारा हो जाता है। ठीक है, बंटवारा हो जाता है, लेकिन हमने सीख लिया निकलेगी तो उतनी ही। तो I इक्वल टू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर हम यहाँ से I1 निकालें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1 फार्मूले से, ओम के नियम से, और I2 इक्वल टू V/R2 हो जाएगी। I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। तो हम क्या करें, I इक्वल टू I1 V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/ क्या करेंगे, R3। हमको सब में V कॉमन दिखा, हमने V को निकाला, V निकाले, अंदर क्या बचा, 1/R1 बचा, 1/R2 बचा, और 1 क्या हो गया, R3 हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये V इधर मल्टीपल में इधर जाएगा तो किस में होगा, डिवाइड में होगा। तो अगर क्या हो जाएगा, I/V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमने क्या देखा, यहाँ V लगाए, करंट I वही, तो हम कह देते ये अलग अलग रजिस्टेंस ना होते, टोटल रजिस्टेंस कितना होता, एक जैसा होता। देखो हम कहते कि अगर अलग अलग ना होता तो धारा तो एक ही जैसी जाती ना, अगर सब एक ही होते, तीनों अलग ना होते ऐसे, और वो कितना होता, ये अलग अलग ना होकर, अब पहले बना लिया होगा ना तुम लोगों ने फिगर, ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता, अगर R होता, कितना होता, R। तब ये क्या I बटती ना बटती, तब I कितनी से जाती, ऐसे ही I जा रही होती, ये I गई, निकल गई। क्यों, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ। तो वो एक ही रेजिस्टेंस I कब होता, जब ये R अलग अलग ना होता। तो हम कह देते इनके तुल्य प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए था, तो I कितनी जाती, सेम जाती, तब I बटी ना होती। तो हम कहते R गया, उसका प्रतिरोध R, करंट I, विभवांतर कितना लगा है, V। तो ये हमको यहाँ से समझ में आया। तो इसके हमको निकालना होता है, क्या निकालना होता, अगर हम कह दें उस समय हम R निकालते तो वो R किसके बराबर होता है, V/I के। अब हम कह दें ये 1 है, इसको पलट दिया जाए तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/V। तो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, I/V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R, जो उनके अलग अलग के क्या एडअप के बराबर है, तुल्य के बराबर है। तो और तुल्य प्रतिरोध को हम RE से लिख देते हैं। तो हमने कहा ये क्या हो गया, 1/R
आर ई इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है, ठीक। लेकिन हमको इसमें क्या नजर आया कि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा संयोजन? समांतर क्रम संयोजन में उनका तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के, क्या उल्टा है ना, तो व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आप लोग लिख लेंगे, मैं बोले दे रहा हूं, लिख लेना कि समांतर क्रम संयोजन में उनका तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक है, गुड। तो हम लोग ये लिख लेंगे। इसके बाद मैं कह दूं ऐसे जुड़े हुए थे, अगर ये n तक जुड़ते, कितने जुड़ते? 1/r, ये r और ऐसे कितने तक की जुड़े होते? डॉट डॉट n तक, तब कितना होता? उसी तरह ये n तक जुड़ते तो n/r हो जाएगा, r इक्वल टू n/r, ठीक। ये नियम याद रखेंगे। इससे फायदा क्या होगा? मैं कह दूं कि 10 ओम के 100 प्रतिरोध लगे हुए हैं तो क्या होता? 100/10 करते। अच्छा, इससे फायदा देखो, यहां समझना थोड़ा सा। श्रेणी क्रम में हम कहते हैं कि 10 ओम के 3 लगे हैं, अगर श्रेणी में होते तो 10, 10, 20 और 10, 30, तो तुल्य कितना होता? 30 हो जाता। श्रेणी क्रम में कितना होता? 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना आ गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 30 हो गया। लेकिन समांतर क्रम में कितना हो जाएगा? मैंने देखा समांतर क्रम में कितने हो जाएंगे, इसको समांतर क्रम में निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/10 है ना, प्लस 1/10, सब में 10 है, ऊपर 1 1 1 कितना? ये r, तो r दोनों को उलट दोगे, निकालोगे, 10 कितना हो जाएगा? 3.33। अच्छा, हमको क्या नजर आ रहा कि इक्विवेलेंट तो उससे भी कम हो गया जितना तुम लगाए थे पहला। एक का मान कितना था? 10, और जब हम उसको इक्विवेलेंट में 3 जोड़ दिए तो जो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध आया वो 1 से भी क्या हो गया? कम हो गया। तो श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ने से क्या फायदा होगा? अगर हमको प्रतिरोध कम करना है तो हम किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे? जब हमको प्रतिरोध को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो इन संयोजन से हमको ये लाभ होते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। घरों में जो झालर जुड़ी होती, श्रेणी में जुड़ी होती, और जो वायरिंग होती वो किस में की जाती? समांतर क्रम में की जाती, ठीक है। समांतर क्रम में क्यों करते हैं? सबका पोटेंशियल एक जैसा होता है, और हमको अगर अलग अलग चीज में अलग अलग धारा की जरूरत है। हीटर लगाया है, हीटर में हमको अलग एम्पियर की करंट चाहिए, और हमको केवल पंखा चला रहे हैं उसमें अलग एम्पियर की जानी चाहिए। तो श्रेणी में जोड़ते तो क्या होता? पंखा में गई 100, फिर अगर हीटर श्रेणी में लगा हुआ है तो इसमें भी तो आई जाती, श्रेणी क्रम में समान होता है। तो उसके बाद पहले हीटर लगा हुआ, फिर पंखा, 100 इसमें गई, फिर पंखे में भी 100 आएगी तो पंखा क्या होता है? जल जाता। तो श्रेणी क्रम से ही नुकसान होता है। तो हमने इसको किस में जोड़ा? पैरेलल। हमको इसमें अगर चाहिए कितनी चाहिए? हमको इसमें चाहिए 2 एम्पियर की चाहिए, इसमें चाहिए 5 एम्पियर की, तो इसमें 2 जाएगी, इसमें 5 जाएगी। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग जाती, इसलिए घरों की वायरिंग किस में की जाती है? समांतर क्रम में, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि धारा का बंटवारा होता है और पोटेंशियल कैसा होता है? एक जैसा होता है, सब समान विभवांतर पे होते हैं, ठीक, गुड। तो ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम हो गया। इसके बाद हम लोग अलग अलग प्रतिरोध कैसे जोड़े जाएंगे ये सीख लेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए एक चीज और लिखना चाहो कर लो, क्लास समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अगर केवल 2 प्रतिरोध जुड़े होते तब RE कितना होता? 1/R1 प्लस 1/R2। कैलकुलेशन करते तो क्या आता? ये R2 इधर होता, R1 इधर होता, नीचे R1 R2 होता। कैलकुलेशन करना आता है सबको ऐसे, 1/RE। अब अगर RE निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो हम क्या करते? इसको उलट देते, ये वाला भी उलट जाता, रेसिप्रोकल उसका R1 R2/R1 प्लस R2। ये नोट कर लें। इससे जानते हो क्या फायदा होगा? मान लो एक 3 ओम एक 2 ओम का लगा हुआ है तो हमको ये सब नहीं करना पड़ेगा, एक स्टेप में कैलकुलेशन हो जाएगा। 3 दूना 6 और नीचे नहीं 3 दूना 6, नीचे 3 2 5, तो 6/5 टोटल इक्विवेलेंट हमने तुरंत निकाल लिया 2 रेजिस्टेंस का। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए है, हम लोग फार्मूला याद कर लेंगे, R इक्वल टू R1 R2/R1 प्लस R2। जब 2 प्रतिरोध होंगे तो डायरेक्ट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग अगला लेक्चर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। पहले एनसीईआरटी के कराएंगे, फिर अलग अलग जो रेफरेंस बुक चलती हैं उनके भी करा देंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय है, एग्जाम अप्रैल में होंगे ना, तब तक अच्छा तैयार होगा तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो एनसीईआरटी के पहले इलेक्ट्रिसिटी के सारे करा देंगे, फिर उसके बाद किस पे चलेंगे? जो रेफरेंस बुक है उनके न्यूमेरिकल करवा देंगे, फिर अगला चैप्टर जो मैग्नेट, अभी इसी में हीटिंग इफेक्ट आप है शायद, है ना, वो थोड़ा कंप्लीट कराने के बाद कराते हैं। चलिए आज क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं।
आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।